नमस्कार। इंडियन इकोनॉमी का टंका बज रहा है इस बार दावोस पे। और चाइना की हालत, वैसे भी इकोनॉमी की तो हालत खराब ही है, लेकिन चाइना की हालत वहां दावोस में भी खराब है। जो लोग आए हैं इन्वेस्टर्स या दूसरे इकोनॉमीज आकर के सीधे इंडिया से बात कर रही है, चाइना को कोई ज्यादा भाव देता दिख नहीं रहा है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात सीएनएन में लिखे हुए आर्टिकल, सीएनएन ने आर्टिकल और सीएनएन की रिपोर्ट है। तो जाहिर है सीएनएन ने कुछ तो देखा होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सुमित पीर साहब इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं, कई कंट्रीज में काम कर चुके हैं, सीईओ रह चुके हैं इंटरनेशनल फर्म्स के। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर पहली चीज, पहले एक टाइम हुआ करता था जब अमेरिका को पूछते थे सर, फिर वो टाइम चेंज हुआ, अमेरिका को पूछना बंद हुए तो चाइना को, फिर उसके बाद चाइना और इंडिया, अब चाइना भी गए, सिर्फ इंडिया को पूछ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ चमत्कार? देखिए रोहित भाई, आपको प्रणाम, सबको साधुवाद और शो पे बुलाने के लिए आभार। देखिए ये काल का जो चक्र है ना, ये कभी एक सा नहीं रहता, समय हर एक का बदलता है। और जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि चाइना का सितारा डूब रहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, चाइना के साथ वही हो रहा है। आज आप देखिए भारत की इकोनॉमी का डंका अब विश्व के पटल पे बज रहा है। दावोस क्या है? दावोस सबसे बड़ा इकोनॉमिक फोरम है दुनिया का, इससे बड़ा इकोनॉमिक फोरम कहीं है नहीं। बड़े से बड़ा लीडर, बड़े से बड़ा इंडस्ट्रीज, बड़े से बड़ा संतरी मंत्री जो भी है, सब दावोस में मिलेंगे आपको। अब दावोस में जो भारत ने अपने कटआउट्स होर्डिंग्स लगाए, उस स्तर पे लगाए कि भारत ही भारत चमक रहा है। उसके अलावा हजारों करोड़ के हमने एमओयू साइन कर लिए। अभी भारत से स्मृति ईरानी जी गई है, ये रेल मंत्री जो है हमारे वो गए हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर जो टीसीएस के सीईओ वो गए हैं, अश्विनी वैष्णव जी गए हैं, रेल मंत्री हमारे। मेरा कहने का मतलब ये है, अब की बार जो इंटरनेशनल मीडिया ने देखे कि चेंज देखा। चेंज क्या देखा? चाइना के पास कोई जा नहीं रहा, चाइना को कोई पूछ नहीं रहा। जब भारत की ब्रीफिंग होती, हॉल के हॉल भर जाते हैं। जब भारत का कोई भी मंत्री, कोई भी बड़ा अधिकारी स्टेटमेंट देता तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया कवर करने को आ जाता। आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा? भारत एक ऐसी कंट्री जहाँ रिसेशन नहीं है। भारत एक ऐसी कंट्री है, आज आरबीआई ने कह दिया वी बाय दिस ईयर एंड विल बी एट $3.7 ट्रिलियन, और आने वाले 2 सालों में हम जर्मनी को पछाड़ देंगे, और आने वाले 5 सालों में विल बी द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और 10 सालों में तो हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने के कगार पे हैं। अभी अगर आप देखिए भारत का इकोनॉमिक आउटलुक कम से कम आने वाले 10 सालों में 7, 6, 7, 8% मान एवरेज 7% होगा। ये किसी का नहीं है। भारत में इन्फ्लेशन करीब 5.6% है, जो कंट्रोल में है, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्रोल में है। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गए हैं। हमारे पास काफी चीजें हमने अच्छी कर ली है, जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। जिस लेवल का भारत को दावोस में रिस्पांस मिल रहा है, वो उसका मतलब ही है कि जो भारत ने अपने जितनी भी साहस दिखाई, जितनी भी अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक कुशलता दिखाई, दैट इज ऑल पेड अप। महाकाल की ऐसी कृपा है, एवरीथिंग हैज पेड अप। मैं आपको बताऊं, देखिए 2-3 चीजें। अब हजारों करोड़ के एमओयू साइन हुए। अब चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक तो रोहित भाई, अब तो ये ओपन मीडिया में बात है ना, 2.3% है। ये तो अब मेरा आकलन नहीं, पहले तो आकलन था, अब तो वही बात, वही आंकड़ा निकल के 2.3% है। चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक यहाँ पहुंच गया, हमारा इकोनॉमिक आउटलुक का दुनिया मानती है। हम कहाँ पहुंच गए, दुनिया मानती है। आप गीता गोपीनाथ जी का स्टेटमेंट देखें, जो आईएमएफ की डिप्टी हेड है या चीफ इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने भी भारत की पूरी तारीफ की है। मैं एक चीज देख रहा था जो हमारे में बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बाकी देशों में नहीं है, वो है भारत की जो डिमांड अभी आ रही है। भारत की डिमांड आ रही है टायर 4 सिटीज से, ये दुनिया में कहीं नहीं होती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, लोग सवाल ये निशान उठा रहे हैं, व्हाट इज इंडियाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ? अगर टायर 4 सिटी से डिमांड आ रही है और कंजप्शन वहां हो रहा है, दैट मींस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज डैम गुड। ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, वेयर इज द डिमांड कमिंग फ्रॉम। अब अभी आप देखिए, चंद्रशेखर साहब ने अपने कुछ टीसीएस के आंकड़े दिए थे, कुछ टाटा ग्रुप के आंकड़े दिए थे, फैंटास्टिक। आज हमारी कंपनियां जो है, आज टाइम अमेरिकन मल्टीनेशनल या फ्रेंच या जर्मन मल्टीनेशनल्स का नहीं है। आज टाइम है इंडियन मल्टीनेशनल्स का। हमारी ऑलमोस्ट सारी कंपनी इंटरनेशनल हो गई है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का टर्नओवर कर रही है। भारत हैज कम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ, जो मैं हमेशा कहता हूं, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री जी मोदी ने कहा ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन। इस कॉन्सेप्ट को लेके भारत आगे चल रहा है। भारत प्रॉफिट को लेके नहीं चल रहा, भारत अपने फायदे को लेके नहीं चल रहा। जिस कंट्री में 2.3% का इकोनॉमिक आउटलुक हो, वो भी पता नहीं असली क्या नकली क्या। जिस कंट्री के कल परसों एक आंकड़ा सर्वे आया था, 1 मिलियन लोग लास्ट ईयर से कम हो गए। अब ये हुए, किए गए, क्या किए गए? हमने पहली बात की थी कि वहां बुड्ढों को मरने छोड़ा जा रहा है।
कि यार ये राशन नहीं खाते, इनको निकलने दो। और रोहित भाई, एक बड़ी अच्छी बात अब मैं पिछले कुछ दिनों से दे रहा हूँ, आपसे बात नहीं हो पाई थी। दिल को बड़ा सुकून देती है ये बात, बहुत ही बढ़िया, मतलब ऐसी महाकाल की अनुकंपा, क्या बोलूं आपको। पहले हम कहते थे डीलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स, डीलिंकिंग मतलब आपसे हटा के कहीं और ले जाना है। तो इसको दुनिया को लगा नहीं यार ये थोड़ा उग्र शब्द है। दुनिया ने क्या नाम निकाला इसका? फ्रेंडली ऑफशोरिंग। फ्रेंडली ऑफशोरिंग यानी कि सेल वहां रखो, मार्केट वहां रखो, व्यापार वहां रखो, काम वहां रखो जहां तुम्हारे दिल मिलते हो, जहां दिमाग मिलते हो। अब 3 बड़े एग्जांपल आपको दूंगा। ईरान बात कर रहा फ्रेंडली ऑफशोरिंग, ये तो मुसलमान मुल्क है, शियाज मेजॉरिटी में रहते हैं, ये करा फ्रेंडली ऑफशोरिंग इंडिया। आपका रशिया बात कर रहा फ्रेंडली ऑफशोरिंग की इंडिया, और आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बात कर रहा फ्रेंडली ऑफशोरिंग की इंडिया। अब जो कल हमने आंकड़े रिलीज किए, यही नहीं है कि केवल हम 10 बिलियन सेलफोन, अब की बात 10 बिलियन डॉलर के हम फोन एक्सपोर्ट करेंगे, वी आर द नंबर 2 एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। और अगर दुनिया की 2 नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग हब हम बन चुके हैं रोहित भाई, वी आर नाउ ऑफिशियली द सेकंड मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड बिगेस्ट। और रोहित भाई, आईफोन पूरी दुनिया में भारत से जाएगा। विल मेक मोर देन 50% ऑफ द आईफोन फॉर द होल वर्ल्ड। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, होल वर्ल्ड के लिए। आईपॉड वगैरह ऑलरेडी हम करीब करीब उस लेवल पे पहुंच गए। और अब जो ये मैक एयरबुक है, मैक प्रो है, ये भी अब भारत में बनने लगेगा। तो जो चाइना में सबसे बड़ा कारखाना था फॉक्सकॉन का, जो फ्लैगशिप इंडस्ट्री ऑफ चाइना मानी जाती थी, उसमें सेंध पड़ गई है। आईफोन यहाँ बनेगा। सैमसंग का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ मोबाइल फोन का? नोएडा में। तो ये जो भारत अग्रसर हो रहा है, और वैसे भी 2026 तक हमारे जो एक्सपोर्ट्स होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो $300 बिलियन होंगे। जो सेमीकंडक्टर का सारा बिजनेस हम धीरे धीरे यहाँ ला रहे हैं। सेमीकंडक्टर चाइना से निकल रहा है, आईफोन निकल रहा है, सैमसंग निकल रहा है, टोयोटा निकल रहा है, सब निकल रहा है। और बाय द वे, ये जो एलॉन मस्क ने कारखाना लगाया था, एलॉन मस्क ने जो कारखाना लगाया 10% कैपेसिटी पे चल रहा है चाइना में, उसका जर्मनी का कारखाना चालू हो गया। एलॉन मस्क को भी समझ आया चाइना से बात नहीं बनेगी। और अब हम डिकपलिंग की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो फ्रेंडली ऑफशोरिंग की बात कर रहे हैं। फ्रेंडली ऑफशोरिंग में नंबर 1 डेस्टिनेशन अभी भारत बन चुका, नंबर 1 डेस्टिनेशन दुनिया में। अफ्रीका की बात करें, आप अमेरिका की बात करें, और आप कहीं की भी बात करें, फ्रेंडली ऑफशोरिंग में नंबर 1 डेस्टिनेशन इज भारत। अब इन चीजों को देखते हुए जर्मनी को 2 साल में पीछे करना बिल्कुल संभव है, और 5-6 साल में नंबर 3rd इकोनॉमी बनना हुआ जीडीपी बिल्कुल संभव है। और हमारा इकोनॉमिक आउटलुक स्टेबल है। फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है, दुनिया का जितना सोना नहीं उससे ज्यादा सोना भारत के पास है। सारी चीजें हमारे पास वो है जो हमें सुपर पावर बनने के लिए आगे बाध्य कर सकती है, आगे उसको सशक्त कर सकती है, हमारे संकल्प को। सारी चीजें हमारे पास है अभी। और अब इसमें होता है कि यार ये कहीं एक इंटरनेशनल पटल पे देखें, हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, तो उससे क्या होता है? दावोस में जो अभी हवा चली है, दावोस की हवा ये कहती है, हम नहीं कह रहे हैं, सुमित पीर नहीं कह रहा, रोहित शर्मा नहीं कह रहा, अब ये दुनिया कह रही है। अब दुनिया के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े बैंक किए जानते हैं, चाइना के स्टॉलों पे सन्नाटा है। क्योंकि लोगों को तो यही डर लग रहा हो ना, पता नहीं वायरस न दे दे, कौन सा वायरस लेके घूम रहा होगा। तो चाइना के स्टॉलों पे जहाँ सन्नाटा, हमारे स्टॉलों पे बहुत रौनक है। और ये जो मैं आपको इकोनॉमिक पैरामीटर्स दे रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं। सबसे मुझे जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर लगा चंद्रशेखर साहब की बात सुन के, द डिमांड इज कमिंग फ्रॉम टियर 4 सिटीज। और टियर 4 सिटीज में हमारे पास अभी 99% अनटैप्ड पोटेंशियल है। जो आप देख रहे हो 99% ऑफ दैट इज स्टिल अनटैप्ड। आप देखिए किस इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करो, मैं आपको एक ऑटोमोबाइल बार की बात कर रहा हूँ। जैसे शायद हमारे पास 1000 में 22 लोगों के पास अभी गाड़ी है, फॉर एवरी 1000 वे 22 गाड़ियां। तो समझिए रोहित भाई, 98-99% मार्केट अभी अनटैप्ड है। 98% मार्केट अभी अनटैप्ड है, और ऑलरेडी द 3rd बिगेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चीजें हैं जो भारत को आगे बढ़ाएंगी, ये चीजें जो भारत का नाम आगे करेंगी, ये चीजें हैं जो भारत में जो राइट पॉलिसी मेकिंग हुई है, जो राइट चीजें हुई, उसका फलस्वरूप अब हमें दिख रहा है। वी आर सीइंग द फ्रूट्स गेटिंग, वी आर सीइंग द टेस्ट ऑफ फ्रूट्स व्हाट वी हैव वर्कड हार्ड फॉर। जी राइट राइट। और दूसरी चीज, क्या हमें ये जो अगले इस साल बोला जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पे ही रहेगी, और उससे अगले साल 2024 में हम शायद जर्मनी को पीछे करें, और 2025 में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, जापान भी पीछे हो जाएगा। ग्रोथ रेट फैंटास्टिक। इसके पीछे क्या आप निर्मला सीतारमण जी को क्रेडिट देना चाहेंगे, या हमारी 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 इकोनॉमी ना? देखिए रोहित भाई, दुनिया भर में इकोनॉमियों की हालत खराब है। हमारी करेंसी में भी कुछ चैलेंजेस थे, मैं ये नहीं कहता चैलेंजेस नहीं थे।
उसके बावजूद 80 करोड़ लोगों को हम खाना भी दे रहे हैं, अब भी दे रहे हैं। ये जो 80 करोड़ लोगों को खाना दे रहे हैं, इससे पता क्या हो रहा है? इससे उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि वो आज खाना नहीं खरीद सकते, अपना सक्षम है, पूरा सक्षम है, बट वो जो पैसा बचता है दैट इज क्रिएटिंग डिमांड इन टीयर 4 सिटीज। जो इंडिया आज खड़ा है इज बिकॉज ऑफ द डिमांड इन टीयर 4 सिटीज। परचेसिंग पावर उनकी बढ़ा रहे हैं, वो पैसा कंज्यूम हो रहा है। आज हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वी आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इन रूरल इरिगेशन और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इसका श्रेय मोदी जी को जाता है, इसका श्रेय निर्मला जी को जाता है, इसका श्रेय हर उस प्लानर को जाता है जिसने इसमें काम किया है। एंड लेट मी टेल यू, निर्मला जी इज अ फैंटास्टिक वुमन, बहुत मेहनत करती है, बहुत काम करती है, सेल्फलेस काम करती है। और मोदी जी का दिशा निर्देशन तो रहता है, क्योंकि बड़े फैसले तो अल्टीमेटली मोदी जी ही लेते हैं, कि जो स्ट्रैटेजिक फैसले होते हैं। डॉक्टर जयशंकर साहब फैंटास्टिक काम करें, राजनाथ जी की बात करें, अमित शाह जी की बात करें, पीयूष गोयल की बात करें, नितिन गडकरी साहब की बात करें, दे आर ऑल डूइंग फैंटास्टिक वर्क। और अब मैं आपको दूसरी चीज बताऊं, अभी केवल इतना ही नहीं, अगर आप देखिए हमारी आजकल जो कंट्री है, रोहित भाई, वी आर रनिंग 42% ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। इतनी बड़ी कंट्री इज 42% रनिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। और 2026 तक ये जो हम ईज ऑफ लिविंग की बात करें, हमने सारे काम निपटा लिए होंगे। 2026 में जो फैक्ट्री यहाँ नहीं लग गई होंगी, कारखाने शुरू हो गए होंगे, 2026 से वी आर टॉकिंग ऑफ क्वांटम जंप्स इन इकोनॉमी। तब हमारा जंप ऐसा नहीं हुआ 200 बिलियन साल का, आधा ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन, हम उस रेस में पहुंचेंगे। और 2026 के बाद इस कंट्री में वो होगा, और हमारी आंखों के सामने वो होगा जो हमने ना देखा था, ना सुना था, ना जिसकी परिकल्पना की थी। और जिन लोगों ने ये काम किया उनको श्रेय तो मिलना ही चाहिए। बाय द वे, एक और चीज आपको अच्छी बता दूं, हम वी वर अराउंड 1.5% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी जब मोदी जी आए। अभी हम करीब 2.65% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी बन गए। तो जो ओवरऑल वर्ल्ड में जीडीपी कंट्रीब्यूशन है हमारा, वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है 7 साल में, 8 साल में। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था, जो फॉरेनर यहाँ काम करते थे उनका नंबर होता था करीब करीब 1 लाख 2014 में। आज उनका आंकड़ा है, आज उनका नंबर है 70 लाख, 7,000 गुना इंक्रीज। जो हम मोदी जी आए थे तो वी वर द 10th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ऑफ द मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ वी हैव इन 7-8 years वी हैव कम टू नंबर 3rd इन द वर्ल्ड। और डिजिटल पेमेंट्स की बात करें, और आज एक और चीज मैं आपको बताऊं, आज इंडिया में एक और चीज आई, जो स्टेबिलिटी है, ये जो वहां भी पाकिस्तान है, इसकी हवाइया क्यों गुम है। जिस हिसाब से हमने अपना आर्सेनल बढ़ाया है, जिस हिसाब से हमने आत्मनिर्भर आर्सेनल भी बनाया, इंपोर्टेड भी बढ़ाया, हर तरह का आर्सेनल बनाया, इंडिया की फायर पावर इतनी हो गई कि चाइना भी इंडिया से घबराने लगा है। इवन चाइना कैन नॉट फाइट टुडे विद इंडिया एंड थिंक ऑफ विनिंग। पाकिस्तान के तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ही सरेंडर कर दिया, नवाज शरीफ ने ही सरेंडर क्यों कर लिया कि लड़ाई का टाइम नहीं, बिकॉज इंडिया की फायर पावर इतनी बढ़ गई। अब आप देखिए, अगर आज ईश्वर न करे फ्रांस चाहे या जर्मनी चाहे कि वो डिस्टर्ब कर रहा हूं आपको, ये भारत जोड़ो यात्रा में जो आप बोल रहे हैं, ठीक है, वो आंकड़े आप दे रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में क्लेम किया गया कांग्रेस स्पोक्स पर्सन की तरफ से, गौरव वल्लभ जी की तरफ से, कि भाई 2022 तो एक डिजास्टर था इंडिया के लिए, ड्रेडफुल ईयर। सर, अगर हम इकोनॉमिक देखिए, अगर उनको लगता कि अगर उनके उड़ाए हुए कबूतर 100 फीट उड़े तो अच्छा साल था, 150 फीट उड़े तो बुरा साल था, तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात कर सकते हैं, हम जीडीपी की बात कर सकते हैं, हम ग्रोथ की बात कर सकते हैं, डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। हाँ, हमारी करेंसी में कुछ चैलेंजेस रहे, मैंने वो माना है, बट माइनस दैट वी हैव डन अ फैंटास्टिक वर्क। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आईएमएफ भी झूठ बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक भी झूठ बोल रहा है, एसएनपी, मूडी सब झूठ बोल रहे हैं, गीता गोपीनाथ भी झूठ बोल रही है, ये डॉइच बैंक का सीईओ, ये जितने भी इंटरनेशनल बैंक से सीईओ सब झूठ बोल रहे हैं, सबको खरीद लिया मोदी जी ने। या ये कल को वो ये ना बता दे ये सारे संघी है। भाई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब उनका कोई हथियार सब फेल हो जाता है, फिर उनका निशाना फिर सीधे संघ पे लगता है, ये सारे संघी है। तो रोहित भाई, ये भाजपा जो क्लेम करती, मैं उस पर नहीं बोलता, मैं कहता हूँ जो दुनिया में नंबर है, जो दुनिया में आंकड़े, उस पर मैं बात करता हूँ। अब देखिए, अब मान लीजिए 50 रुपए किलो दूध है, कोई व्यक्ति हमारा भाई कहेगा 50 रुपए सुमित भाई बहुत महंगा दूध। कोई भाई हमारा बहुत संपन्न है, करोड़पति अरबपति आदमी कहता 50 रुपए होते क्या? ये तो सब्जेक्टिव चीज है ना, पर 50 रुपए तो 50 रुपए ना, मैं 50 रुपए पे बात करता हूँ ना, जिसके लिए 50 रुपए बहुत होते क्या होते हैं ना, उसके लिए बात कर रहा हूँ जो कहता 50 रुपए होते क्या। मैं केवल आंकड़ों पे बात करता हूँ रोहित भाई। और हम जर्मनी फ्रांस की बात कर रहे थे, अगर जर्मनी फ्रांस आज चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे हमला करना, नहीं करेगा, क्यों? कोई देश नहीं करेगा, क्यों? अमेरिका की फायर पावर इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि उसके मुंह कोई लगना ही नहीं चाहता। ठीक उसी स्टेज पे हमारा देश पहुंच गया।
पाकिस्तान जो अल तकिया बोल रहा है अभी, जो पाकिस्तान के घुटने कांप रहे हैं और पसीने छूट रहे हैं, वो इसलिए नहीं छूट रहे हैं कि अब उनका दिल और दिमाग बदल गया, नहीं, दिल दिमाग कभी नहीं बदलेगा, गजवा हिंद वहां भी है। अब भारत की फायर पावर का जो पाकिस्तान मिलिट्री ने असेसमेंट किया, उनको लगा यार इसका तो हम तोड़ ही नहीं है, हम तो 2 दिन नहीं टिकेंगे, 3 दिन नहीं टिकेंगे। इसीलिए देखिए कल शरीफ साहब ने भी न्यूक्लियर वेपन्स की बात करी, उसने कन्वेंशनल वॉर की बात ही नहीं करी। और इसी फायर पावर को अब चाइना भी मान रहा है, और मेरा ये मानना है कि हमें डिफेंस बजट को डबल करना चाहिए, हमें फायर पावर को एनहांस करते रहना चाहिए। जब तक ओनली पावर कैन एंश्योर पीस, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। हमें पीस चाहिए रोहित भाई, हमें पीस किसी को दबाने के लिए नहीं चाहिए, ना हम किसी के बाप से डरते हैं। पीस हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि महाकाली के वक्त किसी से डरते नहीं हम। हमें पीस इसीलिए चाहिए ताकि हम अपनी तरक्की कर सके। हम 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन, मैं तो पाकिस्तानी चैनलों पे यही बोलता हूँ, अगर हमारा तो रोड मैप है, तुम्हारे पास है क्या? वो बोलता मेरे पास माँ है, मगर अच्छी बात है। वो माँ मतलब न्यूक्लियर बम, माँ मतलब एटम बम। हाँ नहीं, पहले जैक माँ कहते, अब जैक माँ तू भाग गया ना, पहले अब दूसरी माँ, ये एटम बम। और माँ से मौलाना भी होता है वैसे। हाँ, वो मौलाना वाली माँ, सही। अच्छा, एक बात और, जी प्लीज, मैं बोल रहा था, एक बात और बोल रहा था कि इंडिया का अपना इंडिजिनस रुपए, वो आज श्रीलंका में थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बोला कि भाई रुपए को हम श्रीलंका में इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि वो श्रीलंका की इकोनॉमी बेटर करे। इंडियन टूरिस्ट आएंगे यहाँ पर, रुपए में पेमेंट करेंगे और हमें भी प्रॉब्लम नहीं, इन्हें भी प्रॉब्लम नहीं, और इनकी इकोनॉमी बेटर जाएगी। मतलब इंडिया का रुपए अब हमारे नेबरिंग कंट्रीज की इकोनॉमी को बूस्ट करने जा रहा है। ये आई थिंक बड़ा अचीवमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। अगर इंडिया की बात छोड़ दीजिए, इंडिया का एक ऐप, इंडिया का एक मैकेनिज्म किसी की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, दैट इज गोइंग टू बी बिग डील। क्या रुपए के बारे में आपका फोरकास्ट है और क्या कहना है रुपए के बारे में आपको? रोहित भाई, आपको याद होगा, आपका एक शो था, आपका एक चैनल था शायद, जहाँ मैंने कहा था कि नेपाल की इकोनॉमी इसलिए बची है क्योंकि वहाँ इंडिया रुपया चलता है। अगर आप टैक्सी में बोलेगा 100 नेपाली 50 इंडिया, एग्जाम्पल का। क्योंकि आपकी करेंसी, क्रिप्टो क्यों फेल हुआ? क्रिप्टो इसलिए फेल हुआ, पीछे बैकिंग कुछ नहीं थी। करेंसी की बैकिंग होती है सॉवरेन गवर्नमेंट्स और गोल्ड विद द सेंट्रल बैंक्स। अब जो श्रीलंका की हालत खराब हुई, मैं आपके शो पे, टीवी पे, नेशनल टीवी पे कई बार ये बोल चुका हूँ कि श्रीलंका शुड फॉलो द नेपाल मॉडल। नेपाल क्यों खड़ा है? नेपाल में भी दिखते हुई परेशानी, पर वहाँ इंडिया रुपया चलता, उसने उनकी करेंसी को फेल होने नहीं दिया, उसने नेपाल को बैंकरप्ट होने नहीं दिया। और हमारे लिए भी मदद करना आसान है। आप हमसे डॉलरों में मदद मांगोगे, डॉलर का हमारा रिजर्व बहुत बड़ा, पर एक सीमित रिजर्व है, दैट इज फॉर आवर डिफरेंट पर्पसेस। हम आपको रुपये में मदद कर सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इकोनॉमी में? कॉन्सेप्ट है कि आपको अपनी इकोनॉमी को किसी बड़ी इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना है। ये मैं पाकिस्तानी चैनलों में आज से करीब 8-9 महीने पहले प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। मैंने कहा 2 क्वार्टर में हर एक को ये फैसला करना पड़ेगा, 3 बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया, यूएस और चाइना, यू हैव टू अलाइन विद वन। तुम्हें अगर छोटी कंट्री, तुम्हें अपनी इकोनॉमी को अलाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड सप्लाई चेन्स के साथ, जिसे फ्रेंडली ऑफशोरिंग कहते हैं, डिमांड सप्लाई चेन में उसका मार्केट मिल जाएगा तुम्हें। उनको जो तुमसे चाहिए वो तुम्हें लेंगे। तुम्हें 50 चीज़ों में सर नहीं मारना, तुम अपनी 5 चीज़ों में मारो। तुम्हें टूरिज्म डेवलप करना, टूरिज्म डेवलप करो। इंडिया की इकोनॉमी से आ जाओगे, खाना पीना, राशन, दाल, चीनी कुछ नहीं होगा। करेंसी हम देख लेंगे, तुम्हारे इंटरेस्ट हम देख लेंगे, पर तुम्हें भी हमारे इंटरेस्ट देखने पड़ेंगे। फिर ये चाइना के जो शिप हमन टोटा में बहुत ये लगते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वाजपेयी जी कहते थे ना, अच्छी बात नहीं है। इनको भी समझना पड़ेगा ये अच्छी बात नहीं है। हम आपको बचा लेंगे, हम आपकी कंट्री को डिजास्टर होने से बचा लेंगे, आप हमारे भाई हो। हमारा आपसे जो रिलेशन है वो तो माता सीता के टाइम से, अब तो बहुत पुराना रिलेशन है नेपाल से और श्रीलंका से हमारा। ये तो रामायण के टाइम का रिलेशन है, नेपाल से भी और श्रीलंका से भी। हमारे भाई हैं, हम उन्हें अलग नहीं मानते, बट उन्हें भी भाई जैसा सलूक करना पड़ेगा। जयशंकर जी आज उन्हें रुपए की ट्रेनिंग नहीं कराए, संजीवनी बूटी दे आए। संजीवनी बूटी की विशेषता ये थी, मृत व्यक्ति को जिंदा करती थी। उनकी मरी हुई इकोनॉमी को जिंदा करने का काम हमारा रुपया करेगा। और रोहित भाई, मैं आज आपको एक और प्रेडिक्शन कहता हूँ, आप देखेंगे आने वाले टाइम में ये रुपया हर कंट्री में आसपास की चलेगा, माइनस पाकिस्तान। वहां नहीं चलाना भाई, वो तो नकली बना लेंगे, वो तो कुछ भी बना, वो तो डॉलर भी नकली छाप देते हैं, छोड़ो। राइट। तो अच्छा, एक ये चीज और, रुपया हर जगह चलेगा सर। अच्छा सर, एक खबर और आई थी 2025 तक
इंडिया के पास लार्जेस्ट फ्लीट होगी हाइड्रोजन रन ट्रेन की। पहली चीज के हाइड्रोजन रन ट्रेन क्या इफेक्टिव है, इतना स्ट्रेस हमारा हाइड्रोजन पे क्यों है। दूसरी चीज, इसका इसका मतलब क्या होगा, हम लोग हाइड्रोजन रन ट्रेन सबसे ज्यादा चला रहे होंगे तो कुछ उससे हमारा, क्योंकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो पहले पूरी वर्ल्ड डाल रही है, तो हम ही हाइड्रोजन रन ट्रेन से क्या कर लेंगे, चमत्कार कर लेंगे क्या। देखिए रोहित भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। दो चार आंकड़े बता दूं आपको जो थोड़ा पर्सपेक्टिव देंगे डिस्कशन को। इंडियन रेलवेज जो है इज वन ऑफ द टॉप 3 रेलवेज इन द वर्ल्ड। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का बिगेस्ट एम्प्लॉयर है। इंडियन रेलवे के पास सबसे अमीर कंपनी की जितने लैंड बैंक्स इंडियन रेलवे के पास है, दैट मेक्स इट वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। इंडिया की तो रिचेस्ट है ही उन जमीनों की जो वैल्यूएशन है, इसीलिए उन पर कब्जा होता है। आपने देखो उत्तराखंड में इधर उधर। दूसरी बात, इंडियन रेलवे कंज्यूम्स 2% ऑफ द टोटल पावर कंज्यूम्ड इन द होल वर्ल्ड। आज हमारे रेलवे के कोचेस, मेट्रो के कोचेस ऑस्ट्रेलिया और कनाडा एक्सपोर्ट हो रहे हैं एज इट इज। आज हमने करीब हमारे पास 400 कुछ इंजन्स का कॉन्ट्रैक्ट आया जो भारत में इंजन बनेगा और जो दुनिया भर में चलेगा। आज हमारा रेलवे ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिफाइड है पूरा। आज एक और आपको बात बताऊं, रेलवे में $25 बिलियन का एफडीआई आया है, जिसमें $12 बिलियन तो एल्स्ट्रॉम ने किया है। और एल्स्ट्रॉम के साथ हम मिलकर काफी चीजें बना रहे हैं। आपको मैं दो तीन चीजें बताऊं। 547 कौन सी हमारी फास्ट ट्रेन है, क्या नाम है उसका, नाम याद, वंदे भारत। वंदे भारत, वंदे वंदे भारत, भारत। वंदे भारत विल बी फ्लाइंग ऑन इंडियन ट्रैक्स। मैं इसे सेमी बुलेट ट्रेन कहता हूँ। जो इसकी स्पीड है, सेमी बुलेट ट्रेन कहता हूँ मैं। इट इज नॉट अ नॉर्मल ट्रेन। वंदे भारत हम अगले साल 2024 में विल बी एक्सपोर्टिंग द वंदे भारत ट्रेन टू अराउंड 20-30 कंट्रीज, क्योंकि 20-30 कंट्रियों से हमारे पास इंटरेस्ट आ चुका है। दूसरी बात, आज हम कोई डीजल इंजन यूज नहीं करते, क्योंकि दुनिया में काफी कंपनियां थी जो कमीशन देके डीजल इंजन केवल यहाँ बेचती थी। आज हम अफ्रीका से डीजल इंजन की नहुसत को खत्म करने की मदद का काम कर रहे हैं। एंड इंडिया विल बी द फर्स्ट कंपनी बाय 2024 टू इंट्रोड्यूस हाइड्रोजन ट्रेन्स। हाइड्रोजन क्या है, देखिए यहाँ एक समझने की बात है। हम बैटरियों की बात करते हैं, ईवी की बात करते हैं। ईवी का कहते हैं इमिशन जीरो है, बट इमिशन जीरो, बट ईवी में भी पोल्यूशन है। जो बैटरीज जो आप डिस्कार्ड करोगे, इतनी बैटरी है, लिथियम कैडमियम जो भी उसमें है, क्योंकि आपको पहले निकालने में पोल्यूशन होता है, फिर डिस्कार्ड करने में बैटरी को बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा। अभी जो आपका कार्बन है जो हवा में आता है, जहाँ लोग कम है तो वहाँ तो खैर पोल्यूशन ही नहीं। एक बारिश आ जाए, लोग 6 महीने कोविड में घर में बंद हो गए, वो कार्बन धुल गया, एब्जॉर्ब हो गया। पर ये जो ईवीज का पोल्यूशन है, ये धरती के अंदर जाएगा। इट विल गो इनसाइड द अर्थ एंड इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द एनवायरनमेंट। पोल्यूशन इज नॉट ओनली धुआं, पोल्यूशन इज एवरीथिंग। अब ये जो हाइड्रोजन फ्यूल है, अल्टीमेटली आपको लिथियम चाहिए, कैडमियम चाहिए, एल्युमिनियम चाहिए, बहुत चीजें चाहिए जिसका आपको फिर धरती से निकालना पड़ेगा। हाइड्रोजन फ्यूल चलता आपके केवल पानी से। You break water into oxygen and hydrogen. So this is the most sustainable form of green energy. इसका पोल्यूशन कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। हाइड्रोजन प्लांट्स में भारत नंबर 1 है, बायोगैस प्लांट्स में भारत नंबर 1 है, अल्टरनेट एनर्जी में नंबर 1 है। 42% हमारी एनर्जी अल्टरनेट एनर्जी पे है। अभी ये जो हम हाइड्रोजन ट्रेन बनाएंगे, दिस विल बी अ पाथ ब्रेकिंग, क्योंकि अगर ट्रेन हाइड्रोजन पे बन गई तो लिटरली पानी पे चलने वाली ट्रेन, मैं बताऊँ, ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेगी। तो दिस विल बी अ पाथ ब्रेकिंग थिंग। आपको है ना, नितिन गडकरी जी ने बोला था 5 साल बाद हमें डीजल चाहिए ना पेट्रोल चाहिए। 1 किलो हाइड्रोजन 1 लीटर जैसे भी अब आएगा, लिक्विड गैस में आएगा, लिक्विड में आएगा, करीब 70 रुपए का चलेगा और उसके बाद आपकी गाड़ी 400 किलोमीटर चलेगी। इथेनॉल ब्लेंडिंग हमने ऑलमोस्ट 20% अचीव कर ली है। वी आर ऑलमोस्ट अचीविंग 20% ब्लेंडिंग। और दिस में वी विल बी द सेवियर्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया विल बिकम अ हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। India will become a hub of alternate fuel, and India will be exporting these fuels into real sustainable fuels into public transport. Real sustainable fuels into public transport. ये हम चीज कर रहे हैं। और एक और चीज बताऊं, दर्शकों को बता दूं, आपके चैनल पे बताया मैंने, नहीं बताया भैया, ये जो एलॉन मस्क हमें दे रहा था 83 kW की गाड़ी, टाटा और महिंद्रा ने वो गाड़ियां लाई उतनी एंडोरेंस और इतने किलोमीटरों के साथ। जब मैं कहता था इंडिया को एलॉन मस्क की कोई जरूरत नहीं, इंडिया को वाकई एलॉन मस्क की कोई जरूरत नहीं। वी डोंट नीड एलॉन मस्क, एलॉन मस्क नीड्स अस। ये सच्चाई है आज। और जिस हम फ्यूल सेल पे काम कर रहे हैं, लिक्विड हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं, मेरा तो ये भी एक विजन है रोहित भाई, एक दिन वी विल हैव अ पाइपलाइन गोइंग फ्रॉम इंडिया फॉर लिक्विड हाइड्रोजन, बिकॉज वी आर गोइंग टू पायनियर दिस टेक्नोलॉजी। ये सारा हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है। ये हम जो दुनिया से आगे चल रहा है अभी, भारत दुनिया के पीछे नहीं है, भारत दुनिया के आगे है। रियल सस्टेनेबल ग्रीन फ्यूल, अल्टरनेट फ्यूल ये है।
और ये हमारे भाइयों बहनों को ये जानकारी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इन्हें पता लगे भारत में क्वांटम ऑफ क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये एक लाइन में नहीं हो रहा, ऐसा हर लाइन में हो रहा है। भाई प्रोग्राम में इतना टाइम होता नहीं कि हम हर लाइन को कवर करें, पर अगर हम हर लाइन को कवर करें तो ऐसा डेवलपमेंट हर लाइन में हो रहा है, और ये लोगों को जानना जरूरी है। दिस इज द क्वांटम ऑफ डेवलपमेंट व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। जी राइट सर, एक एक खबर और आ रही है, वो ये कि इंडिया जो है वो रुपी पेमेंट पे वो खरीद रहा है तेल रशिया से। पाकिस्तान को ये फैसिलिटी नहीं दी गई कि वो रुपी पेमेंट पे ले। पाकिस्तान युआन पेमेंट पे ले सकता है, डॉलर पेमेंट पे ले सकता है, लेकिन अपनी अपनी करेंसी के पेमेंट पे नहीं ले सकता। ऐसी अभी अभी एक खबर आई है। भाई साहब एक बात बताओ, पाकिस्तान के रुपए की और टॉयलेट पेपर में कितना फर्क है? तो भैया पाकिस्तान का रुपया तो पाकिस्तान में नहीं चलता। पाकिस्तान का रुपया बहुत जल्दी पाकिस्तान में फेल हो जाएगा। युआन पे भी रशिया तेल नहीं देगा, ये आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आज। रशिया तेल देगा पाकिस्तान को डॉलर पे, युआन पे भी नहीं दे रहा, क्योंकि युआन पे उनको भरोसा नहीं। दे हैव सेड नो टू चाइना फॉर युआन। तो रशिया को युआन नहीं चाहिए। जब चाइना गया था, सऊदी अरब भी गया था, उसने कहा था युआन में डीलिंग करना, उसने नहीं सॉरी, रशियंस ने मना नहीं किया चाइनीज को, बट सऊदीज ने मना किया फॉर युआन ट्रेडिंग। तो मेरा जो आकलन है, और अगर रशियन तेल पाकिस्तान ने ले भी लिया, रिफाइनिंग की कैपेसिटी का पाकिस्तान के पास, रिफाइनिंग की कैपेसिटी केवल उसको इंडिया के पास है, और इंडिया में फिर वो जामनगर आएगा, अंबानी जी उसको रिफाइन करेंगे और अपना प्रॉफिट लगा के आगे देंगे। वैसे भी जो यूरोप में करीब 10% तेल जा रहा है, रशियन तेल जा रहा है, इंडिया से रिफाइन होके जा रहा है वो। ऐसा नहीं रशिया यूरोप रशियन तेल नहीं रहा, रशियन तेल भी ले रहा है। जो हमारी जामनगर में अंबानी जी की रिफाइनरी है, अब तो भाई साहब वो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरीज इन द वर्ल्ड। दुनिया का 5% क्रूड रिफाइन करती है। और आपको एक और चीज बताऊं, अब हम अपनी जो हमारे राजेश एक्सपोर्ट्स है, इज अ फॉर्च्यून 500 कंपनी, आपको नाम छोटा सा लगेगा, वन ऑफ द बिगेस्ट ये गोल्ड मर्चेंट ट्रेडिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। वो अब इंडिया में गोल्ड रिफाइनिंग की रिफाइनरी भी लगा रहे हैं। अभी उनकी रिफाइनरी स्विट्जरलैंड में, अपनी रिफाइनरी गोल्ड ओर को रिफाइन करने की। अब भारत में गोल्ड रिफाइनरी भी लग रही है भाई साहब। काफी चीजें हो रही है रोहित भाई, काफी चीजें हो रही है। और वहाँ आज आटे का भाव क्या पाकिस्तान में, आपको तो ज्यादा पता रहती है। 200 रुपए, 300 रुपए। और मैंने सुनने में ये भी आया है कि दालें 5 किलो 1000 रुपए महंगी होने वाली है। अच्छा, मतलब 200 रुपए कीमत, जो भी कीमत है उस पर 200 रुपए दाल के बढ़ने वाले। वैसे आटे की कीमत क्या राहुल भाई, 200-300 रुपए हो गई क्या? ना उतनी है, मतलब कुछ ऊपर नीचे, और 200 से 300 के बीच में चल रहा है। हाँ, पर गजवा हिंद का पूरा सपना है। हाँ, गजवा हिंद का पूरा सपना है। वो और आटे के लिए तो गजवाइन होगा। तो गजवाए आटा कहना चाहिए इसको। सच तो यही है कि गजवाए आटा ही है, आटा तो है नहीं। और ना, अरे आटा छोड़िए, टमाटर नहीं है। पिछली बार न्यूक्लियर बम की बात कर रहा था वो एक रिपोर्टर, वो तौबा तौबा वाला, वो बोल रहा था हम न्यूक्लियर अटैक मारेंगे इंडिया पर, टमाटर रोक दिया हमारा। अब आटा नहीं है, टमाटर, आटा, इन सब चीजों पे इनका फोकस ज्यादा है। आपसे फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, चाइनीज इकोनॉमी कहाँ क्रिपल कर रही है? चाइनीज इकोनॉमी क्यों डाउन जा रही है, और चाइनीज इकोनॉमी का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? रोहित भाई, जो एक नई टर्म दुनिया ने ढूंढी, बहुत शानदार टर्म, मैं कहूँ दुनिया के मुंह में घी शक्कर, फ्रेंडली ऑफशोरिंग। मैंने आपके शो पे बहुत पहले कहा था, टाइम ऑफ कनेक्टेड वर्ल्ड इज ओवर। ये मैं नेशनल टीवी पे, पाकिस्तान के चैनलों पे, सब चैनलों पे कह चुका हूँ। पहले क्या होता था, एक ओपन मंडी थी, क्या आप कुछ बनाओ मैं कुछ खरीदूं। अब क्या खरीदूंगा, अगर आप मेरे मित्रों में आपसे खरीदूंगा, आप मुझे बेचोगे। अब ये ओपन सिस्टम वाला नहीं रहेगा। और मैं चाहूंगा कि यार रोहित से मैं कपड़ा ले लूं, मैं कपड़ा खुद से हूँ, मैं धागा खुद बनाऊं, मैं खुद अपनी फिटिंग करूं। पहले कहता था यार तुम बना के बेच दो, हम खरीद लेंगे तुमसे। अब मैं चाहूंगा आपसे मिनिमम डिपेंडेंस हो। दुनिया आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहा है, और चाइना का गेम खत्म हो रहा है। चाइना में आपको पता है मीडियन एज हमसे 12 साल ज्यादा है, 12 साल ज्यादा। हमारी 28 से 27, 28, उनकी लगभग 50 हो रही। तो चाइना में कोई जवान थोड़ी ना बचे, चाइना की पॉपुलेशन कम हो रही है। चाइना में जो मेल फीमेल रेशो वो हिल गया। गांव की बात करें तो 67-33 आ गया, शहरों में 60-40 आ गया। दो हस्बैंड और वाइफ काम करके भी बच्चा पैदा नहीं कर सकते, बिकॉज बच्चे का कॉस्ट बीबी की कमाई से ज्यादा है। 67% ऑफ द वुमेन आर वर्किंग, येट द पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग। हमारे केवल 21 से 27% लेडीज आर वर्किंग। ये फर्क है रोहित भाई। तो चाइना में ना फैक्ट्रियां रही, न फैक्ट्री में काम करने वाला रहा, न जवान रहा, न आबादी नहीं, न पैसा रहा, न रिजर्व रहा।
और इसकी नब्ज दावोस ने पकड़ ली है, दावोस में वो नब्ज दिख रही है, और देखिए आगे क्या होता है। आगे तो महादेव की कृपा ही है। मैंने आपको कितनी बार कहा, जितना चाइना गिरेगा उतना हमारा नक्शा बढ़ेगा, और मेरे को ये कहने में कोई हर्ज नहीं। आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट है, ये एक बिल्कुल सच्चाई है रोहित भाई। चाइना का गिरना हमारा बढ़ना है, और सब महादेव की अनुकंपा है, माता शक्ति का आशीर्वाद है, सब बढ़िया चल रहा है। और हमने कुछ नहीं किया, ना हमने पाकिस्तान में गोली चलाई, ना हमने चाइना में गोली चलाई। देखिए आजकल क्या होता है, कैसी कैसी महामाया की अनुकंपा हो रही है, चीजें खुद ही हो रही है ना रोहित भाई। हमने क्या किया, हम कुछ करते ही नहीं है, बस चीजें हो जाती है। हो जाती है। आपसे बात करते हुए मैं कुछ फैक्ट्स भी नीचे देख रहा था। फैक्ट ये भी है कि चाइना की ऊपर से एग्जैक्ट फैक्ट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ बेटर। मेरे पास एक एनालिसिस जो अभी अभी 2 मिनट पहले ही मैंने देखी। मतलब क्यों डिबेट ऑर्गेनाइज करना या ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान काम नहीं होता। आपको बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए, और डिबेट करना भी आपको बहुत अपडेटेड होता है। आईएफई न्यूज एजेंसी एक एजेंसी है जिसने अभी 2 मिनट पहले, 8 मिनट पहले मेरे पास उसका है, उसने उसने एक डाला, चाइनीज मस्ट हैव बीन बिट अफ्रेड ऑफ देयर यूज इंडिया फॉर मोर लोकल मॉरल बूस्ट, so they will shift somewhere else. I'm afraid सॉरी एक स्टार्ट उसने इसका यह है, 2023 is a busy year, 2023 is a busy year, will kick start next by mid February next month. Very crucial time for the world as India is concerned. We have the most brittle enemy who will plunge into a civil war due to disrupt amongst themselves due to economic stress and China more aggressive. ये आईएफए न्यूज एजेंसी की न्यूज है, मैं पढ़ रहा हूँ। साथ में चाइना will become more insecure by mid-June this year. Many factors will play for this to happen. Chinese citizens will lose their trust in CCP by that time, and CCP will start worst things for operations that could see several military and militants to be used अगेंस्ट इंडिया नॉर्थ ईस्ट। मतलब वो जो मिलिटेंट्स यूज कर सकता है, ये आईएफए न्यूज एजेंसी की खबर है। साथ में चाइनीज हैव बीन अ बिट अफ्रेड ऑफ देयर यूज इंडिया फॉर local moral boost so that they can shift somewhere else. I'm afraid that could even mean Pakistan, which can be overrun by the authoritarian stand within Pakistan. We must have to see how China plays it out. Let's see. ये आईएफए न्यूज एजेंसी जो खबर देती है वो सबसे पहले देती है, बाकी सब 2 दिन बाद तक उस खबर को देते हैं। ये एनालिसिस है। इस एनालिसिस पे ये बड़े बड़े एनालिस्ट की एनालिसिस देती है। इस खबर पे हमारी नजर रहेगी पूरे साल। आपका मैं शॉर्ट में कमेंट लेना चाहूंगा सर। सर ये तो ऑन प्रेडिक्टेड लाइन जा रहा है ना, दैट चाइना विल ब्रेक विद इन इटसेल्फ, दैट इज व्हाट द समरी इज। और ये चाइना जो तवांग में कोशिश की थी, जो साउथ चाइना में कोशिश की थी, वो लोगों को इधर उधर करने के लिए। चाइना ने ऑलरेडी मलेशिया हमारे बॉर्डर पे रखा, अराकान आर्मी व्हिच इज अराउंड 10,000 स्ट्रांग एंड दे हैव अल्ट्रा मॉडर्न वेपन्स। जो कर्नल त्रिपाठी की हत्या हुई थी, माय डाउट इज दैट इट वाज डन बाय अराकान आर्मी। नहीं तो कॉन्वे पे हमला करना, क्यूआरटी टीम को मारना, कर्नल साहब, उनकी वाइफ, उनके 8 साल के बच्चे को मारा गया, ये किसी जहादी टेररिस्ट का काम नहीं होता। So China getting more desperate, our borders will heat up, the LAC will heat up. That is what this talks about. It will not want a war because he cannot afford a war. He will want a heat up of LAC. क्योंकि उसे पता जितना चाइना से सामान टूट रहा, वो जा जाके इंडिया में जुड़ रहा है। और हमने नहीं जोड़ा, फ्रेंडली ऑफशोरिंग ने जोड़ा, हमने कुछ नहीं किया। फ्रेंडली ऑफशोरिंग हो रही, क्या करें। और जसप्रीत जी हरकत करेगा और वो खिलाएगा। अब देखिए, अब तो इंटरनेशनल मीडिया में भी ये बातें आने लगी कि चाइना टूटेगा। जब हम कहते थे रोहित भाई, कुछ लोग हमें कहते थे नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, चाइना ये चाइना वो। अब ये वाली बात है, हम कहें तो उसकी वैल्यू नहीं, गोरा कहे तो उसकी पूरी वैल्यू है। चलिए कोई साथ नहीं, चलिए हम दुश्मन का विनाश होना चाहिए। अब प्रभु से तो यही प्रार्थना है, बाकी को कुछ भी हो कैसे भी हो जी। राइट सर, राइट। आईएफए न्यूज एजेंसी, जिसका मैं तीसरी चौथी बार नाम ले रहा हूँ, ये बड़ी पोटेंशियल एजेंसी। इसकी खबर मैं पहले भी उठा चुका हूँ। मुझे नहीं पता ये कहाँ से ऑपरेट होती है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ये कहाँ की है, कहाँ से चलती है, लेकिन इसकी खबर बड़ी बड़ी पोटेंट होती है। पूरे साल हमारी नजर रहेगी इस खबर पे, और दूसरी खबरों में भी नजर रहेगी। इसी के साथ सुमित सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित सर,
उम्मीद है आपके साथ एक डिस्कशन और करेंगे। आपके लिए मेल्स आ रही हैं कि सुमित सर कहाँ हैं? मैं कहा भाई चारों ओर यहीं हैं, कहीं नहीं गए, दिल्ली में, इंडिया में। टेंशन नहीं सर, बस देखते रहें, इतना आपके शुभचिंतकों के लिए बहुत है। आपके आपको प्यार करने वाले छोटे भाई बहन बहुत पसंद करते हैं आपको। थैंक यू लॉट सर, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। रोहित भाई, आप इतनी अच्छी बातें करते हो और दिल मोह लेते हो, और सभी दर्शकों को सादर प्रणाम, आभार, और जय हिंद और भारत माता की जय।